हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आईएस और एलएम कर्व की। ये इंटरेस्ट की एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है और इसको हिग्स और हैंसन नाम के दो अर्थशास्त्रियों ने सबसे पहले प्रतिपादित किया। और फिर इससे पहले जो कीन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी थी और जो क्लासिकल इंटरेस्ट की थ्योरी थी, उसकी जो कमियां थी उनको दूर करते हुए हिग्स एंड हैंसन ने आईएस एलएम कर्व की थ्योरी दी, जिसे हम लोग मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं। मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उसको निर्धारित करने के लिए मुख्य तौर पर चार चीज़ें ली गई, यानी कि क्या इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट होगा, क्या सेविंग होगी और डिमांड की मुद्रा की डिमांड कितनी है और उसकी सप्लाई कितनी है। यानी एक तरफ तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग कर्व, जिसे हम आईएस कर्व कहते हैं, और दूसरी तरफ मुद्रा की डिमांड और सप्लाई कर्व, यानी कि जिसे हम डिमांड कर्व एल से डिनोट करते हैं और सप्लाई कर्व को एम से डिनोट करते हैं। और आई मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट कर्व का और एस मतलब हो गया सेविंग कर्व का। तो यानी कि इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व और डिमांड एंड सप्लाई कर्व ऑफ मनी, इन दोनों से मिलकर किस प्रकार से रेट ऑफ इंटरेस्ट और नेशनल इनकम का लेवल तय होता है, यानी किस नेशनल इनकम पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा किसी इकॉनमी में, ये इन चारों से मिलकर तय होता है। अब बात यहां पर आती है, पहले हम लोग बात करते हैं आईएस कर्व की। आईएस कर्व जिसे कि हम कहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग कर्व, या जिसे आईएस कर्व कहते हैं। इसका डेराइवेशन किस प्रकार से होता है, उसका डेराइवेशन बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें और बताऊं कि सेविंग जो है, सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम, यानी इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है, किसमें, सेविंग और इनकम में। यानी अगर इनकम इंक्रीज होती है, बढ़ जाती है, तो सेविंग भी बढ़ जाएगा। अगर इनकम डिक्रीज होती है तो सेविंग भी डिक्रीज हो जाएगी। दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी यहां इनवर्स रिलेशनशिप होती है, काहे में, इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट में। यानी अगर इन रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। यानी कि यहां जो रिलेशनशिप है इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट की, वो है इनवर्स रिलेशनशिप, यानी ये एक बढ़ेगा तो दूसरा गिरेगा, एक गिरेगा तो दूसरा बढ़ेगा, ठीक। और जबकि यहां रिलेशनशिप ये है कि यहां डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी अगर इनकम बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़ जाएगी, अगर इनकम कम होगी तो सेविंग भी कम हो जाएगी। अब आईएस कर्व का डेराइवेशन किस प्रकार से होता है, अब यहां हम लोग देखें कि हमको ये दो कर्व साइमल्टेनियसली दिखाई दे रहे हैं। एक है ए कर्व, इसका नाम दे देते हैं, और इसका नाम दे देते हैं बी कर्व। पहले हम लोग बात करते हैं ए कर्व की और फिर उसके बाद में हम लोग आते हैं बी कर्व पर। ए कर्व में ओ वाई एक्सिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ओ एक्स एक्सेस पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग, यानी कि कितने अमाउंट की इन्वेस्टमेंट की जा रही है और कितने अमाउंट की सेविंग की जा रही है, ये हम लोग ओ एक्स एक्सेस पर देखते हैं। यहां पर हम लोग ये देख रहे हैं कि S1Y1 जो है वो है सेविंग का कर्व, और ये जो आई कर्व है ये है इन्वेस्टमेंट का कर्व। इन्वेस्टमेंट का कर्व क्या बतला रहा है, इन्वेस्टमेंट का कर्व ये बतला रहा है कि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता जाता है, यानी जब R1 था रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इन्वेस्टमेंट की डिमांड जो थी वो इतनी थी। ये फॉर एग्जांपल मान लीजिए OI थी, OI1 थी, और फिर उसके बाद जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट घटकर OR2 हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने पर इन्वेस्टमेंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो यहां इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़कर OI2 हो गया, और इन्वेस्टमेंट कम होता है तो ये I3 हो जाता है, और इन्वेस्टमेंट कम होता है तो ये I4 हो जाता है। तो इस तरह से हमको ये दिखाई देता है कि इन्वेस्टमेंट और जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें इनवर्स रिलेशनशिप है, जो हम लोग पहले डिस्कस करके आए। अब हम लोग देखते हैं ये जो S1Y1, S2Y2, S3Y3 और S4Y4 जो कर्व हैं, ये देखते हैं कि जो S1Y1 कर्व है वो सेविंग के कर्व को बतला रहा है, यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे सेविंग बढ़ती जाती है। अब इसको दोनों कर्व को एक साथ हम लोग ले, इसमें यहां बी कर्व जो है इसमें क्या है, इसमें ओ के पर
रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया गया है, जबकि ओ एक्स एक्सिस पर नेशनल इनकम ली गई है। अब यहां हम इन दोनों को कंबाइन करके देखें तो देखते हैं कि जब नेशनल इनकम ओ y1 है, y1 है, तो सेविंग्स कितना है S1 y1, इन्वेस्टमेंट कितना है OI1, जो कहां पर इक्विलिब्रियम को बतला रहा है, इक्विलिब्रियम लेवल क्या है यहां पर, इक्विलिब्रियम लेवल है हमारा E1, और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या तय हो रहा है OR1। फिर इनकम बढ़ जाती है, जब इनकम इंक्रीज हो जाती है, इनकम बढ़कर कितनी हो जाती है, इनकम बढ़कर कितनी हो जाती है OY2 हो जाती है, OY2 हो जाती है। तो OY2 हो गई तो जाहिर है क्या होगा, जब इनकम बढ़ेगी तो इनकम और सेविंग में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो इनकम बढ़ने पर सेविंग बढ़ जाएगी, और सेविंग बढ़कर कितनी हो जाती है S2Y2 सेविंग हो जाती है, और जब S2Y2 सेविंग हो जाएगी तो फंड्स बढ़ जाएंगे, और वो इन्वेस्टमेंट के लेवल को कहां पर काटेगा, वो काटेगा E2 पर। E2 पर जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा, जिसपे इन्वेस्टमेंट बढ़कर हमारा OI2 हो जाता है, जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब इन्वेस्टमेंट बढ़ा हमारा, सेविंग बढ़ जाने की वजह से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कम करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करके कितना होगा OR2, जिसका नतीजा होगा कि हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़कर OI2 हो जाएगा। यानी कि अब ये पता चला हमें कि इनकम बढ़ने पर सेविंग बढ़ गई, सेविंग बढ़ने से क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा ज्यादा फंड्स हो गए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ तो फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। अब यहां देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट में इनवर्स रिलेशनशिप है, जबकि इनकम और सेविंग में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। उसके बाद में फिर क्या होता है, मान लीजिए इनकम और बढ़कर OY3 होती है, सेविंग हमारी बढ़कर S3Y3 हो जाती है, और जिसका नतीजा ये होता है कि फंड्स इकट्ठा हो जाते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरकर कितना हो जाता है OR3 हो जाता है। जब यह गिरता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़कर OI3 हो जाता है, और जो इक्विलिब्रियम का नया लेवल है वो E3 पर आ जाता है। इनकम और बढ़ती है, इनकम और बढ़ने पर हम लोग देखते हैं, तो इनकम अगर और बढ़ जाए तो इनकम बढ़ने पर हमारी इनकम हो जाती है OY4, जिस पर S4Y4 हमारी सेविंग हो जाती है, जिसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट घटकर OR4 हो जाता है, जिस पर इन्वेस्टमेंट का लेवल बढ़कर OR4 हो जाता है, जिस पर कि नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E4 हो जाता है। यानी अब इससे यह चीज हमको दिखाई देती है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे सेविंग बढ़ती जाती है, सेविंग बढ़ने की वजह से पैसा ज्यादा आता है मार्केट में, उसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, और इस तरह से इन सारी चीजों को जब हम एक साथ दिखाते हैं, यानी ये ए पॉइंट जिस पर कि इनकम, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट और सेविंग का रिफ्लेक्शन, ये सारी चीजें एक साथ दिखाते हैं, तो ये जो हमको ए बी सी और डी पॉइंट्स इसकी वजह से मिलते हैं, इनको मिलाने पर जो कर्व हमको मिलता है वो IS कर्व होता है, यानी इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व, जो ये बता रहा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे सेविंग भी बढ़ती है और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता जाता है। ये जो डेराइवेशन है इसे हम कहते हैं IS कर्व का डेराइवेशन। अब करते हैं LM कर्व की। LM कर्व जो है वो हमें इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी को बतलाता है। अब बात इसके LM कर्व के डेराइवेशन की, और उससे पहले हम डिमांड और सप्लाई के बारे में बात कर लें। जो सप्लाई ऑफ मनी होती है वो इकोनॉमी में कांस्टेंट होती है, यानी इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी अपने आप ना बढ़ती है ना घटती है, यानी इसको जो उस अर्थव्यवस्था का या उस देश का जो सेंट्रल बैंक होता है वो कंट्रोल करता है, और वो ये तय करता है कि एट ए पर्टिकुलर टाइम किसी इकोनॉमी में कितनी सप्लाई ऑफ मनी होगी, और वो टाइम टू टाइम उसकी मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज होती है, और उसके हिसाब से वो जो पैरामीटर्स अपनाते हैं, जो वो उसके और बहुत से फैक्टर्स हैं वो अपनाते हैं, उन फैक्टर्स की वजह से जो है वो सप्लाई ऑफ मनी घट जाती है या बढ़ जाती है, जिसमें जैसे CRR हो, SLR हो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो, वो उनसे जो है वो सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करते हैं। तो अब सप्लाई ऑफ मनी जो है वो शॉर्ट रन में कांस्टेंट होती है, यानी सप्लाई ऑफ मनी घटती बढ़ती नहीं है, और वो 6 महीने में एक बार जब मॉनेटरी पॉलिसी आएगी तो उसमें अगर चेंज होगा तो वो घट बढ़ सकती है, अदरवाइज वो कांस्टेंट रहती है। तो अब यहां पर हम लोग जो ये QM है, ये QM लाइन जो है वो सप्लाई ऑफ मनी का है, जो सप्लाई ऑफ मनी ये बता रहा है कि सप्लाई ऑफ मनी कांस्टेंट रहती है। अब डिमांड फॉर मनी जो है वो बदलती रहती है। अब डिमांड फॉर मनी के लिए, यानी कि पहली बात तो यहां हम लिख दें, जो सप्लाई ऑफ मनी है, सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में ये कांस्टेंट रहती है, यानी इसमें चेंज नहीं होता।
अब डिमांड फॉर मनी जो है, डिमांड फॉर मनी ये चेंज होती रहती है। डिमांड फॉर मनी को चेंज होने के लिए कई एक मोटिव हैं। वो मोटिव क्या है? पहले मोटिव यानी लेन देन का उद्देश्य, दूसरा है प्रिकॉशनरी मोटिव, और तीसरा है स्पेकुलेटिव मोटिव। इन तीनों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात की है, जो हम लोगों का लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी का जो वीडियो है उसमें। स्पेकुलेटिव मोटिव, ये कीन्स की जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है उसमें हम लोगों ने बात की। यहां पर ट्रांजैक्शन मोटिव क्या होता है? ट्रांजैक्शन मोटिव होता है लेन देन का उद्देश्य, यानी कि हमको रुपए के लिए रुपया की जरूरत इस वजह से है क्योंकि हमें लेन देन करना है। वो लेन देन किस बात पर डिपेंड करता है? वो हमारी इनकम पर डिपेंड करता है। यानी जो आदमी जितना अमीर होगा उसकी उतना ही लेन देन होगा। यानी अगर उसकी 1 लाख रुपए आमदनी है तो वो महीने भर में 1 लाख रुपए खर्च करेगा। अगर किसी की इनकम जो है वो 10,000 रुपए है तो वो 10,000 रुपए खर्च करेगा। अगर किसी की इनकम 1,000 है तो वो 1,000 खर्च करेगा। यानी कि लेन देन वो 1,000 तक करेगा। जिसकी इनकम जितनी ज्यादा होगी वो उतने ज्यादा का लेन देन करेगा। तो यानी कि ट्रांजैक्शन मोटिव इज द फंक्शन ऑफ इनकम। प्रिकॉशनरी मोटिव यानी हमें अपने बच्चों के लिए उनके हायर एजुकेशन के लिए पैसे बचा के रखना है, अपनी लड़की की शादी के लिए पैसे बचा के रखना है, अपनी बुढ़ापे के लिए पैसे बचा के रखना है, अपनी बीमारी के लिए पैसे बचा के रखना है। ये प्रिकॉशन के लिए, इन सब प्रिकॉशन। ये प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए हम पैसा कितना बचाएंगे? जितनी हमारी इनकम होगी। अगर हमारी इनकम ज़्यादा है तो हम ज़्यादा पैसा बचाएंगे, इनकम कम है तो कम पैसा बचाएंगे। यानी ये भी इज द फंक्शन ऑफ इनकम होता है, इज द फंक्शन ऑफ इनकम होता है। अब तीसरा क्या हो गया? तीसरा वो है स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव मोटिव जो है वो क्या है? स्पेकुलेटिव मोटिव है फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो हम ज्यादा पैसा उठाएंगे और बिजनेस में ज्यादा पैसा लगाएंगे, सट्टे पर ज्यादा पैसा लगाएंगे, यानी कि सामान ज्यादा खरीद लेंगे। और अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो स्पेकुलेटिव मोटिव की जो डिमांड होगी, डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव, वो कम होगी। यानी इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब ये हो गया क्या कि सप्लाई ऑफ मनी जो है कांस्टेंट है। डिमांड फॉर मनी 3 वजहों से है। पहली ट्रांजैक्शन मोटिव, दूसरी प्रिकॉशनरी मोटिव और तीसरी स्पेकुलेटिव मोटिव। ट्रांजैक्शनरी मोटिव के लिए जो डिमांड है वो है इज द फंक्शन ऑफ इनकम, और प्रिकॉशनरी मोटिव की भी डिमांड इनकम की वजह से है। यानी इनकम ज्यादा होगी तो हम ज्यादा लेन देन करेंगे, ज्यादा सावधानी के लिए पैसा अपने बचा कर रखेंगे। और स्पेकुलेटिव मोटिव का जो फंक्शन है, यानी स्पेकुलेटिव मोटिव की जो डिमांड फॉर मनी है, वो इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो हम ज्यादा डिमांड करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो हम डिमांड कम करेंगे। अब हम लोग देखें कि अगर इनकम हमारी OY1 है तो OY1 पर जो डिमांड फॉर मनी है Y1 LP1 है, जो सप्लाई ऑफ मनी OM को E1 पॉइंट पर काटती है, जिस पर OR4 रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यानी अगर हमारी यहां हम लोग देखें कि इनकम है OY1 तो डिमांड फॉर मनी है LP1 Y1, इक्विलिब्रियम का लेवल है E1, रेट ऑफ इंटरेस्ट है OR4, जबकि सप्लाई ऑफ मनी OM है जो कि कांस्टेंट रहती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब हम लोग यहां देखते हैं कि अगर इनकम बढ़कर OY2 हो जाती है, OY2 जब इनकम होगी तो क्या होगा कि डिमांड फॉर मनी बढ़ जाएगी, क्योंकि डिमांड फॉर मनी काहे से तय हो रही है? ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, ये सारी चीजें। अब जो है वो डिमांड फॉर मनी बढ़ गया। अब डिमांड फॉर मनी जब बढ़ जाएगा तो ये हो जाता है L, यानी इनकम बढ़कर OY2 हुई, डिमांड फॉर मनी LP2Y2 हो गया, जो इक्विलिब्रियम के पॉइंट E2 को दिखला रहा है, जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। डिमांड बढ़ी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़कर OR3 हो गया। लेकिन सप्लाई ऑफ मनी कांस्टेंट है, इसलिए सप्लाई ऑफ मनी तो बढ़ी नहीं। तो चूंकि सप्लाई ऑफ मनी नहीं बढ़ रही है, खाली डिमांड बढ़ रही है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तेजी से बढ़ रहा है। जब हम लोग यहां देखते हैं कि इनकम और बढ़कर OY3 हो जाए, हमारी डिमांड फॉर मनी कर्व जो है वो LP3Y3 हो जाता है, जो E3 पर इक्विलिब्रियम को बतलाता है, जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो जाता है वो बढ़कर OR2 हो जाता है, जबकि सप्लाई ऑफ मनी कांस्टेंट रहती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इनकम और बढ़ जाती है, इनकम बढ़कर OY4 हो जाती है, डिमांड फॉर मनी कर्व LP4Y4 हो जाता है, जो E4 पर इक्विलिब्रियम को बतलाता है, जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट OR1 बढ़कर हो जाता है, और कांस्टेंट रहती है मनी ऑफ सप्लाई जो है, मनी की सप्लाई जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो अब इस तरह से हमने देखा कि मनी की सप्लाई तो हर जगह कांस्टेंट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इनकम बढ़ने के कारण डिमांड बढ़ रही है, यानी इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ जाती है, और डिमांड बढ़ने पर क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है। तो यहां हम लोगों को यह चीज दिखाई दे रही है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे डिमांड फॉर मनी बढ़ती है। चूंकि सप्लाई ऑफ मनी कांस्टेंट रहती है, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट तेजी से बढ़ता जाता है। अब
यहां पर हम लोग देखें कि ये इतनी लेवल जो इनकम का है, इसके ऊपर ये E1 जहां इक्विलिब्रियम है, इस E1 को हम लोग यहां शिफ्ट कर लें, इसी तरीके से E2 को यहां शिफ्ट कर लें, E3 को यहां शिफ्ट कर लें और E4 को यहां शिफ्ट कर लें, तो जो हमको कर्व मिलता है जो ये बतलाता है, अब यहां पे सारी तीनों चीजें एक साथ आ रही हैं कि OY1 इनकम पर जो LP1Y1 जो हमारी डिमांड है वो सप्लाई है मनी की OM, और जो E1 पॉइंट पर इक्विलिब्रियम को बतला रहा है यानी N पॉइंट पर इक्विलिब्रियम को बतला रहा है। तो अब जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, यानी OY1 पर N के बराबर या OR4 के बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, OY2 पर R के बराबर या OR3 के बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, Y3 पर T के बराबर या OR2 के बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और Y4 इनकम पर K के बराबर या OR1 के बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इस तरह से ये N, R, T और K जो पॉइंट्स हैं इनको हम मिला दें तो इनसे हमको LM कर्व मिल जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि IS कर्व किस तरह से मिला और LM कर्व किस तरह से मिला। IS कर्व गिरता हुआ होता है, यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो वैसे वैसे चूंकि मार्केट में फंड्स इकट्ठा होते जाते हैं, इसलिए जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को वो कम करता है। जबकि इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़ती है और सप्लाई चूंकि कांस्टेंट रहती है, इसलिए इनकम बढ़ने पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को ये बढ़ाता है। तो अब दो अलग अलग, यानी कि ये मनी मार्केट में इस तरह का बिहेवियर होता है और जो प्रोडक्ट मार्केट है उसमें IS प्रकार का जो है वो बिहेवियर होता है। अब जब ये दोनों यानी IS और LM कर्व दोनों मिलते हैं तो फिर सारी चीजें एक साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट को तय करती हैं, ये हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग कर्व और डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी कर्व से किस प्रकार से दोनों एक साथ मिलकर किस प्रकार से रेट ऑफ इंटरेस्ट को तय करते हैं। यहां हम लोग देखें कि ये IS इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व है, जो ये बतला रहा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे सेविंग बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे सेविंग बढ़ती जाती है वैसे वैसे अमाउंट ऑफ मनी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से उनको इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करना पड़ता है। तो जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता जाता है वैसे वैसे आप देखिए इन्वेस्टमेंट का कर्व बढ़ता जाता है। तो यानी कि सेविंग बढ़ने की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करना पड़ता है ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़े। दूसरी तरफ ये LM कर्व जो है वो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी को बतलाता है। सप्लाई ऑफ मनी चूंकि कांस्टेंट रहती है, इसलिए इनकम बढ़ने पर डिमांड फॉर मनी बढ़ जाती है, और सप्लाई कांस्टेंट होने की वजह से डिमांड फॉर मनी बढ़ती रहती है फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव एंड फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव एंड अदर मोटिव्स। तो अब क्या होता है कि जो डिमांड फॉर मनी बढ़ने की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जाता है, यानी इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड फॉर मनी बढ़ी और डिमांड फॉर मनी बढ़ने की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ने लगा। अब डिमांड फॉर मनी बढ़ने की वजह से और भी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल वगैरह, इनकम बढ़ने की वजह से मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल वगैरह भी बढ़ती है, वो भी कुछ फैक्टर्स इसमें होते हैं। तो अब यहां पर हम लोग ये देखें कि LM कर्व जो है वो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाता है, यानी कि इनकम बढ़ने के साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हुए को दिखलाता है, जबकि IS कर्व इनकम बढ़ने के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट को गिरता हुआ दिखाता है। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, यानी कि OY लेवल ऑफ इनकम पर इकोनॉमी में OR रेट ऑफ इंटरेस्ट तय हो जाता है, जो कि प्रोडक्ट मार्केट और मनी मार्केट दोनों की फोर्सेस मिलकर तय करती हैं। इसके जो डिटर्मिनेशन के कुछ फैक्टर्स हैं, यानी ये किस प्रकार से तय हुए हैं, इनमें कुछ डिटर्मिनेशन के फैक्टर्स हैं। उसमें पहला है इन्वेस्टमेंट एंड डिमांड फॉर मनी फंक्शन, यानी कि इन्वेस्टमेंट का कर्व और डिमांड फॉर मनी कर्व। तो डिमांड फॉर मनी जो होती है वो तो कांस्टेंट रहती है, और इन्वेस्टमेंट जो है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है सेविंग बढ़ता है, और इन्वेस्टमेंट जो है वो के लिए मनी मार्केट में बढ़ जाती है। तो पहला तो बात हो गई कि इन्वेस्टमेंट और डिमांड फॉर मनी जो है वो मिलकर तय करते हैं। दूसरी बात ये कंजम्पशन फंक्शन, यानी कि जब इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, लेकिन कंजम्पशन बढ़ने की स्पीड इनकम बढ़ने की स्पीड से कम होगी। तो जब कंजम्पशन कम बढ़ेगा और इनकम ज्यादा बढ़ेगी तो क्या होगा, सेविंग हो जाएगी, और वो जो सेविंग होगी उसकी वजह से यहां हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि उसका भी इफेक्ट हमको यहां दिखाई दे रहा है। तीसरे लिक्विडिटी प्रेफरेंस, यानी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, ये सब भी बढ़ेगा, और क्वांटिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहती है। तो इतनी सारी चीज जो हैं ये हैं डिटर्मिनेंट्स, यानी इनसे इनका जो है वो असर सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पड़ता है। फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि क्या IS कर्व और LM कर्व अगर शिफ्ट होंगे तो उसका असर क्या पड़ेगा पर कि इकोनॉमी में कंजम्पशन की हैबिट किस प्रकार की है। अगर किसी इकोनॉमी में कंजम्पशन की हैबिट चेंज होती है, यानी अगर कंजम्पशन बढ़ जाता है तो इसका मतलब यह हुआ कि कंजम्पशन बढ़ने पर सेविंग कम हो जाएगी। अगर कंजम्पशन बढ़ जाता है तो होगा क्या कि कंजम्पशन बढ़ने पर एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी,
यानी कंजम्पशन बढ़ेगा तो वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाएगी, और जब वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाती है तो होगा क्या कि हमारी जाहिर है कि जब डिमांड बढ़ रही है तो नेशनल इनकम भी इंक्रीज कर जाता है। तो नेशनल इंक्रीज जो हमारी अगर डिमांड बढ़कर IS से बढ़कर IS1 की तरफ शिफ्ट होती है तो हमारी नेशनल इनकम भी OY1 से शिफ्ट होकर OY से शिफ्ट होकर OY1 हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट OR से शिफ्ट होकर OR1 की तरफ हो जाता है। अब अगर इसको हम लोग उल्टा करके देखें कि अगर किसी इकॉनमी में कंजम्पशन कम हो जाए तो अब कंजम्पशन कम होगा तो उसका नतीजा क्या होगा, कंजम्पशन कम होने पर होगा ये कि हमारी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो हमारी नेशनल इनकम का लेवल भी गिर जाएगा। जब नेशनल इनकम का लेवल गिरेगा तो होगा क्या कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। नेशनल इनकम का लेवल गिरा तो हमको नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करना पड़ेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमको यह दिखाई देता है कि अगर कंजम्पशन की हैबिट चेंज होती है या इनडायरेक्टली हम ये कहें कि सेविंग की हैबिट चेंज होती है तो उसका असर इस प्रकार से दिखाई देता है IS कर्व के ऊपर। अब हम लोग बात करें LM कर्व। LM कर्व क्या है? LM कर्व होता है डिमांड और सप्लाई से तय होता है। तो जो डिमांड है वो तो चेंज होती रहती है, लेकिन सप्लाई ऑफ मनी जो है वो चूंकि कांस्टेंट होती है। तो अब हम लोग देखें अगर सप्लाई ऑफ मनी में कोई चेंज हो जाएगा तो उसका असर यहां पर क्या पड़ता है। अब यहां हम लोग देखें कि अगर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ा दी जाए तो अब सप्लाई ऑफ मनी अगर बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जो नेशनल इनकम है वो बढ़ जाएगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाएगा। तो अगर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाती है तो LM1 कर्व जो है वो LM कर्व जो है शिफ्ट होकर LM1 पर आ जाएगा, जिस पर कि हमारी नेशनल इनकम बढ़कर OY1 हो जाएगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरकर OR1 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर सप्लाई ऑफ मनी घटा दी जाए तो सप्लाई ऑफ मनी जैसे ही घटाई जाएगी हमारी नेशनल इनकम कम होकर OY से OY2 हो जाएगी। जब नेशनल इनकम कम हो जाएगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऊपर चला जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट OR से बढ़कर OR2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखें कि सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने पर नेशनल इनकम बढ़ जाती है और सप्लाई ऑफ मनी कम होने पर क्या होता है कि नेशनल इनकम कम हो जाती है। सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगी तो जाहिर है कि जब पैसा ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, और जब सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगी तो जाहिर है कि इकोनॉमी में पैसा कम हो जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से जो सप्लाई ऑफ मनी है वो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंट्रोल करती है और नेशनल इनकम पर भी इफेक्ट डालती है। तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने पर नेशनल इनकम बढ़ेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, और सप्लाई ऑफ मनी कम होने पर नेशनल इनकम कम होगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जो ये डेरिवेशन है IS कर्व का किस प्रकार होता है और LM कर्व का किस प्रकार होता है, इन दोनों को के मिलने से कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट तय होता है, इसके कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं, और क्या खाली IS कर्व भी राइट और लेफ्ट में शिफ्ट हो सकता है। तो ये कंजम्पशन फंक्शन से और सेविंग से ये राइट और लेफ्ट शिफ्ट होता है IS कर्व, और जबकि लिक्विडिटी ऑफ मनी कर्व जो है वो मनी की लिक्विडिटी घटाने या बढ़ाने यानी सप्लाई ऑफ मनी के बढ़ने पर और घटने पर चेंज होता है। अगर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ा दी जाएगी तो ये राइट साइड को शिफ्ट हो जाएगा, और अगर सप्लाई ऑफ मनी कम कर दी जाएगी तो ये लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आज हम लोगों ने देखा IS और LM कर्व। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं, और इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।